नमस्कार पशुपालक मित्रों, मैं डॉक्टर सनी प्रजापति, फील्ड टेक्निकल मैनेजर, महसाणा, गुजरात। आज हम जानेंगे कंसेप्शन रेट के बारे में। कंसेप्शन रेट क्या होता है, हमारे कैटल फार्म या बफेलो फार्म के लिए उसका क्या महत्व है और कंसेप्शन रेट को इफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर हैं और कैसे जेनेटिक्स का सही से इस्तेमाल करके कंसेप्शन रेट को बढ़ा के हमारे फार्म की मिल्क प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जाए। तो आज हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कंसेप्शन रेट क्या होता है? तो कंसेप्शन रेट की डेफिनेशन ये है कि आपके फार्म में कितने एनिमल को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया और उस एनिमल्स में से कितने एनिमल प्रेग्नेंट हुए। यानी कि ये एक गिनती है जिसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे फार्म पे जो टोटल इंसेमिनेशन हुए हैं उसमें से कितने एनिमल प्रेग्नेंट हुए हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला भी है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें हमने नंबर ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल्स को नंबर ऑफ एनिमल्स जिसको हमने एआई किया है उससे डिवाइड किया है और फिर उसका परसेंटेज निकाला है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिए तो कोई फार्म है, इस पे अगर 40 एनिमल्स यानी कि 40 एनिमल्स को हमने एआई किया है और उसमें से 14 एनिमल प्रेग्नेंट हुए हैं, तो अगर इसको फॉर्मूला में डालें तो उस हिसाब से उस फार्म का कंसेप्शन रेट 35% 35% होता है। तो ये कंसेप्शन रेट कैलकुलेशन करना क्यों ज़रूरी है वो अभी हम देखेंगे। कंसेप्शन रेट ज़्यादा होना किसी भी कैटल फार्म या फिर बफेलो फार्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब ज़्यादा कंसेप्शन रेट होगा इसका मतलब है कि ज़्यादा काविंग होगी, ज़्यादा फीमेल एनिमल आपके फार्म पे अवेलेबल रहेंगे और ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो यही देखेंगे कि हाई कंसेप्शन रेट क्यों ज़रूरी है इन केस ऑफ हीफर यानी कि बछड़ी में। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर हीफर का कंसेप्शन रेट ज़्यादा है तो वो अर्ली एज में काविंग हो जाएगी उसकी। अगर आइडियल लेके चले तो 24 मंथ यानी कि 2 साल की उम्र में हीफर का काविंग हो जाना चाहिए। जितना जल्दी काविंग होगा उतना जल्दी लैक्टेशन स्टार्ट होगा, उतना जल्दी हर्ड एक्सपांसन होगा। 2 साल के बाद अगर आपकी हीफर काविंग करती है तो उसकी जो बछड़ी आएगी वो भी 2 साल के बाद रेडी हो जाएगी। तो फार्म पे एनिमल्स की संख्या बढ़ेगी, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा और बिना लॉस हुए हमारे फार्म की जो कंटिन्यूटी है वो बढ़ी रहेगी। दूसरा है रियरिंग कॉस्ट कम होगा। अगर आपकी हीफर समय पे काविंग नहीं होता उसका, तो उसका जो डेली का एक्सपेंस है वो तो चालू ही रहेगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि एक हीफर है फार्म पे जो 2 साल के बाद बच्चा देती है और एक हीफर है जो 4 साल के बाद बच्चा देती है। तो उसमें क्या होगा कि 2 साल के बाद बच्चा देने वाली हीफर का मिल्क प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमने उस पे जो खर्चा किया है उसका हमें रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। जबकि 4 साल बाद काविंग होने वाली हीफर को हमें 2 साल एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा, उस पे जो एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे विदाउट गेटिंग एनी रिटर्न। हमें उसका कोई रिटर्न नहीं मिलेगा लेकिन हमें उस पे खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा जल्दी काविंग होगा उतना जल्दी हमें रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा। जेनेटिक प्रोग्रेस फास्टर होगी। इसका क्या मतलब होगा, 2 साल बाद अगर आपकी हीफर बच्चा दे देती है तो वही बच्चा फिर 2 साल बाद वो भी प्रेग्नेंट होगा, बच्चा देगा। तो जो आपके एनिमल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लगेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, कुछ समय बाद जो हमारी गाय है पुरानी, मतलब जो जिसका ज़्यादा लैक्टेशन है, उसको हमें रिमूव करना पड़ता है क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो हमें बाहर से एनिमल परचेस करने पड़ेंगे। ये ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे फार्म पे जो एनिमल प्रेजेंट है वो प्रेग्नेंट हो और वो भी बच्चिया को जन्म दे, ताकि हमारे फार्म पे एनिमल की संख्या बनी रहे और मिल्क प्रोडक्शन जो है उसमें कोई ब्रेक ना आए, वो कंटिन्यूअस मिल्क प्रोडक्शन चालू रहे। तीसरा फायदा ये है कि जितने जल्दी हीफर लैक्टेशन में आएगी उतना ही ज़्यादा लैक्टेशन साइकिल बनेगी। ये तो एकदम जाहिर सी बात है कि जो हीफर 2 साल के बाद लैक्टेशन में आ जाती है उस हीफर का मिल्क पूरी लाइफ में 4 साल के बाद काविंग देने वाली हीफर से ज़्यादा ही होगा। तो जितना जल्दी काविंग होगा उतना ही ज़्यादा हमें पूरी लाइफ में मिल्क प्रोडक्शन मिलेगा। तो इसीलिए हाई कंसेप्शन रेट हीफर में बहुत ज़रूरी है। गाय है,
जो मतलब जिसका एक से एक बार काविंग हो चुका है, हम उसको गाय की कैटेगरी में रखते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है काविंग इंटरवल। काविंग इंटरवल यानी कि काविंग होने के बाद जब 2-3 महीने बाद हमारा पशु फिर से गाभिन होता है, प्रेग्नेंट होता है और फिर से बच्चे को जन्म देता है, तो 2 बच्चे के जन्म होने के बीच का जो इंटरवल है हम उसको काविंग इंटरवल बोलते हैं। वो कम होना चाहिए, आइडियली वो 1 साल का होना चाहिए, लेकिन हमारे इंडियन कंडीशन में वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ये जो काविंग इंटरवल है वो कम होने से क्या होगा कि हमारी जो एनिमल है, हमारी गाय है, वो फिर से लैक्टेशन में आ जाएगी। लैक्टेशन साइकिल को चालू रखने के लिए काविंग इंटरवल का शॉर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बढ़ गया तो लैक्टेशन साइकिल में होता यह है कि पहले 3 महीने ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, बाद में मिल्क प्रोडक्शन कम होने लगता है। तो अगर हमारा पशु गाभिन हो जाता है तो जब मिल्क प्रोडक्शन एकदम कम होने वाला होता है तब फिर से उसका काविंग होता है और फिर से नई लैक्टेशन साइकिल शुरू होती है। तो काविंग होने के 2 से 3 महीने बाद जो कि नॉर्मल पीरियड है, जिसको ओपन डेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब 2 से 3 महीने का जो ओपन डेज के होने के बाद फिर से वो प्रेग्नेंट हो जाए, मतलब उसका अगर कंसेप्शन रेट अच्छा होगा तो फिर से प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो लैक्टेशन साइकिल कंटिन्यू रहेगा। तो उससे भी हमारे फार्म का लॉस कम होगा और मिल्क प्रोडक्शन चालू रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहेगी। तो जितना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा उतना फार्म को फ़ायदा होगा। तो ज़्यादातर जो कैटल फार्म है या बफेलो फार्म है उसमें जो लॉस आता है उसका मेन रीज़न यही है कि कंजप्शन रेट कम होना। तो 2020 में आईसीएआर और एनडीआरआई ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने पाया कि अगर एक बार कंसेप्शन फेल हो जाता है, मतलब एआई करने के बाद अगर गाय गाभिन नहीं रहती और एक साइकिल के बाद वो फिर से हिट में आती है, तो ये जो 21 दिन या 30 दिन का समय है उसमें हमें लगभग 8,000 रुपये का पर एनिमल खर्चा आता है। उसमें मिल्क की कॉस्ट, फिर एआई की कॉस्ट और दूसरे जो वेटनरी एक्सपेंसेस है वो सारे ऐड किए हुए हैं। तो हर साइकिल में हमें 8,000 का नुकसान होगा और ऐसे ही हर साइकिल में हमको 300 या 400 लीटर का मिल्क का लॉस होगा। तो अगर 30 रुपया भी हम लीटर का प्राइस देखें तो 10,000 रुपये का हमको नुकसान हो जाएगा अगर कंसेप्शन रेट कम होगा तो कंसेप्शन फेलियर होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। उसको हमने 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। एक है नॉन जेनेटिक फैक्टर्स और एक है जेनेटिक फैक्टर्स। नॉन जेनेटिक फैक्टर्स 90% कंट्रीब्यूट करता है कंसेप्शन फेल होने में और जेनेटिक फैक्टर सिर्फ 10 से 15% कंट्रीब्यूट करता है। जो नॉन जेनेटिक फैक्टर है उसमें होता है पुअर हिट डिटेक्शन, इम्प्रॉपर एआई। हिट डिटेक्शन सही से न करना, समय पर एआई न करना और एआई टेक्नीशियन द्वारा एआई की प्रॉपर मेथड यूज ना करना, ये सबसे बड़ा रीज़न है कंसेप्शन फेलियर का। दूसरा, हमारे इंडियन कंडीशन में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक सबसे बड़ा रीज़न है कंसेप्शन फेलियर का, क्योंकि न्यूट्रिशन कम होने से हमारा पशु ज़्यादा दूध देता है, लेकिन न्यूट्रिशन और मिनरल्स की कमी की वजह से नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होती है, तो कीटोसिस वगैरह डिजीज हो जाते हैं, बॉडी में कीटोन बॉडीज या और टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से कंसेप्शन रेट कम होता है। साल के कुछ महीने में बहुत गर्मी होने की वजह से भी, हीट स्ट्रेस होने की वजह से भी कंसेप्शन फेलियर होता है। और अगर यूट्राइन इन्फेक्शन हो गया, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया, तो उसको भी ट्रीट होने में बहुत समय लगता है और उससे भी जो अंतराल है कंसेप्शन होने का, यूट्राइन इन्फेक्शन क्लियर होके वो बढ़ जाता है, तो ओवरऑल लॉस होता है। दूसरे जो फैक्टर है वो है जेनेटिक फैक्टर। उसमें भी 2 फैक्टर है। एक बुल फैक्टर है, अगर ऐसा बुल है जिसकी फर्टिलिटी लो है, उसका सीमेन अगर हमने यूज़ किया तो भी कंसेप्शन कम होता है। दूसरा है ऐसी हीफर या गाय जिसका जेनेटिक मेरिट कम है कंसेप्शन ट्रेट्स के लिए। इसका मतलब क्या है कि डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं कुछ जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंसेप्शन ट्रेट्स के लिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी गाय अच्छा प्रोडक्शन दे रही है तो उसका कंसेप्शन भी अच्छा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गाय 50 लीटर या 60 लीटर मिल्क देती है, लेकिन उसका कंसेप्शन ट्रेट जो है वो बहुत लो रहता है, तो उसकी वजह से भी कंसेप्शन रेट कम होने के चांसेस रहते हैं। तो फिर अब हम कंसेप्शन रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो कंसेप्शन रेट को हम 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं, बाय करेक्टिंग मैनेजमेंटल फैक्टर्स। जो मैनेजमेंटल फैक्टर है, प्रॉपर हीट डिटेक्शन किया, एआई सही से करवाया,
टाइमिंग उसकी सही रखी, उसकी जो सीमेन हैंडलिंग है उसको प्रॉपरली किया, कोल्ड चेन मेंटेन की, बैलेंस न्यूट्रिशन दिया हमने उसको, मेंटेन उसकी हेल्थ भी मेंटेन की, प्रॉपर वैक्सीनेशन डीवर्मिंग करवाया टाइम टू टाइम, और जो गर्मियों के समय पर हीट स्ट्रेस का भी हमने अगर कंट्रोल किया तो हम उससे कंसेप्शन रेट बढ़ा सकते हैं। दूसरा है बाय इम्प्रूविंग जीनेटिक्स। जीनेटिक्स को भी हम इम्प्रूव करके कंसेप्शन रेट बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा बुल चूज करना पड़ेगा जिसके फर्टिलिटी ट्रेट्स हायर है। तो फिर जो फ्यूचर जनरेशन आएगी, जो हीफर आएगी या फिर काव आएगी, उसका कंसेप्शन रेट पहले से ही बेटर होगा और ओवरऑल हर्ड कंसेप्शन रेट भी बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है कि सेम मैनेजमेंट देने पे अच्छे बुल जिसके फर्टिलिटी रेट हाई है, उसकी जो हीफर और काव है वो दूसरे हीफर और काव से ज़्यादा प्रेग्नेंट होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे भी हम कंसेप्शन रेट बढ़ा सकते। तो आ, अगर मैनेजमेंट ही 90% कॉज है तो मैनेजमेंट सही करने से भी कंसेप्शन रेट बढ़ सकता है। तो फिर हमें क्यों जेनेटिक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? अच्छे बुल का सीमेंट जो कि महंगा रहता है उसका उपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि जेनेटिक्स से क्या होगा, जो आने वाली पीढ़ी है उसका कंसेप्शन रेट सही होगा। अगर हमने मैनेजमेंट सही कर लिया तो उससे कंसेप्शन रेट बढ़ेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से हमें वही चीज़ फिर से रिपीट करनी होगी, फर्टिलिटी इश्यू फिर से आ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा एफर्ट न करते हुए भी कंसेप्शन रेट अगर बढ़ाना है तो हमें अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के जो एनिमल्स है उसका जेनेटिक्स सही करना होगा। तो जेनेटिक्स क्या है, एक फसल को अच्छी फसल होने के लिए एक अच्छी ज़मीन होना ज़रूरी है और उसको पानी मिलना भी ज़रूरी है। तो जेनेटिक्स एक अच्छी ज़मीन है, ठीक है, जिसको अगर हमने जिसमें हमने बराबर पानी दिया, मतलब कि मैनेजमेंट किया, तो जो एनिमल्स है वो अच्छे होंगे, हेल्थ अच्छी होगी और कंसेप्शन रेट बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हर जनरेशन में हमने 1-2% भी कंसेप्शन रेट बढ़ा लिया तो 5 से 6 साल बाद हमें उसमें 10% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जेनेटिक्स कली जो हमारे एनिमल्स है, अगर कंसेप्शन रेट के लिए वो सुपीरियर है तो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा फायदा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आने वाली जनरेशन में हम कंसेप्शन रेट कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसके लिए बुल का एक पर्टिकुलर ट्रेट होता है जिसको PTAHCR बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्रिडिक्टेड ट्रांसमिटिंग एबिलिटी फॉर द हीफर कंसेप्शन रेट। इसका क्या मतलब है कि जो बुल है, इसकी जो डॉटर आएगी, जो हीफर्स आएगी, उसका कंसेप्शन रेट जो दूसरी एवरेज हीफर है उससे ज़्यादा होगा। मतलब हीफर कंसेप्शन रेट जिस बुल का हाई होगा, उसकी जो हीफर्स होगी वो दूसरी हीफर्स से उसका जो कंसेप्शन रेट मतलब प्रेग्नेंट होने के चांसेस है सेम मैनेजमेंटल कंडीशन में वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये जो HCR है, हीफर कंसेप्शन रेट, ये जो ट्रेट है हम उसको परसेंटेज में शो करते हैं। तो एक एग्जांपल देखेंगे हीफर कंसेप्शन रेट का। जैसे कि ABS का एक जर्सी का बुल है ट्रेंट। ट्रेंट की हीफर कंसेप्शन रेट है +4.1 विथ 58% रिलायबिलिटी। ये +4.1 का क्या मतलब है? तो +4.1 का ये मतलब है कि ये बुल की जो हीफर्स आएगी उसका कंसेप्शन रेट जो नॉर्मल एवरेज हीफर पॉपुलेशन होगी उससे 4.1% ज़्यादा होगा। मतलब इसकी डॉटर का प्रेगनेंसी रेट 4% ज़्यादा होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके हर्ड का ओवरऑल कंसेप्शन रेट बढ़ेगा। सेम उसी तरह काउ कंसेप्शन रेट और हिपर कंसेप्शन रेट की डेफिनेशन सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जिस जिस बुल का CCR यानी कि काउ कंसेप्शन रेट हाई होता है, उसकी जो डॉटर जब काउ बन जाती है, मतलब एक दो बार काविंग होने के बाद जो वो काउ की कैटेगरी में आ जाती है, तब उसका कंसेप्शन रेट बढ़ता है। ठीक है, तो जिस बुल का HCR हाई हो जरूरी नहीं उस बुल का CCR भी हाई हो। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरी है। तो जिस बुल का काउ कंसेप्शन रेट ज़्यादा है उसकी जो गाय है यानी कि काउ है उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो एवरेज हर्ड है उससे बढ़ जाते हैं। तो काउ कंसेप्शन रेट का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कि आपके फार्म में जो काउ है, कोई जर्सी काउ है,
उसका अगर कंसेप्शन रेट बढ़ाना है तो आपको एबीएस का बून बुल चूज करना चाहिए, क्योंकि जो बून बुल है उसका काउ कंसेप्शन रेट +2 है 68 पॉइंट रिलायबिलिटी के साथ। तो +2 का क्या मतलब है कि ये जो बुल है उसकी जो डॉटर जब काउ होगी तो उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस एवरेज पॉपुलेशन से 2% ज़्यादा रहेंगे। तो आपके हर्ड में अगर काउ का कंसेप्शन रेट बढ़ाना है तो आप ये बुल चूज कर सकते हैं। तो पशुपालक मित्रों, आप समझ ही गए होंगे कि कंसेप्शन रेट का सही होना किसी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह से आपकी हीफर जल्दी लैक्टेशन में आ जाती है, जो काव है उसका काविंग इंटरवल कम होता है, हर्ड एक्सपांसन होता है, बाहर से एनिमल परचेस नहीं करना पड़ता है, कंटिन्यूस मिल्क प्रोडक्शन चालू रहता है और फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहती है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें और ऐसे बुल का सीमेन का चयन करें जिसकी हीफर कंसेप्शन रेट का जेनेटिक ट्रेट और काउ कंसेप्शन रेट का जेनेटिक ट्रेट हाई हो, ताकि फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी का कंसेप्शन रेट बड़ा रहे। तो फिर से धन्यवाद, और आपका कोई भी सवाल हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।